मैं हनुमान डोकिया जिंदा एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन के बाद आज क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या है कि बीच में काम हो गया था। तो आज जो हम नया टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इससे जो पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था कंप्लीटली डाटा के बारे में। भाई डाटा क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से कलेक्ट किए जाते हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण करने के बाद उनको सारणी में कैसे किया जाता है और चित्रों के अंदर उसको कैसे रखा जाता है। तो ये पीछे वाले लेक्चरों के जो मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं उनकी बातें हैं। और आज जो इस लेक्चर से जो एक्चुअली जो स्टेटिस्टिक शुरुआत होगी वो इसी लेक्चर से होगी। इसी लेक्चर के अंदर जो हमने पीछे जो डाटा पढ़ा है उसी डाटा का उपयोग आज हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे कि भाई डाटा जिस प्रकार डाटा कलेक्ट किया था ना उन डाटाओं के साथ खेलना, तो मतलब आगे मतलब इनके साथ हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सारा अब होगा। इतने दिन तक हमने सिर्फ डाटा के बारे में ही पढ़ा था। अब जो डाटा के ऊपर जो अप्लाई करेंगे, डाटा से हम जो प्राप्त करेंगे कि भाई माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, या फिर आपको कह दिया गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ये सारे अब जो आज वाले लेक्चर से स्टार्ट होंगे। आज वाले लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं सबसे पहले तो, फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के गुण क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम है समांतर माध्य। आज वाले इसके अंदर पूरा पूरा हम समांतर माध्य पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम ले जाते हैं इस कर्सर के ऊपर। आपको जहाँ पर मैं नोट्स पढ़ता हूँ वहाँ पर आपको कर्सर के ऊपर ध्यान रखना है। और कर्सर आपको ये देखो ये चलता हुआ दिख रहा हो, नोट्स के ऊपर देखिएगा आप। सबसे जो पहला जो टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो आज स्टार्ट होने वाला है। मेजर ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि सिलेबस के अंदर आपको दे रखा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसकी जो डेफिनेशन परिभाषा की यदि मैं बात करना चाहता हूँ तो केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, मतलब ये होती क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। जैसे आपको मैं बहुत सारे डाटा दे दिए जाए और उन डाटाओं में से यदि मैं उन डाटाओं के अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू उठा लूँ और वो वैल्यू उन तमाम डाटाओं की विशेषता बता दे या मतलब उसकी खूबी बता दे, तो उनको कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यही मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि मतलब एक अकेली संख्या जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, या इसी को कहा जाता है औसत। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। बहुत सारे डाटा या फिर बहुत सारे समूह के अंदर से मैं यदि वो एक संख्या उठा लूं जो कि इन पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे तो उसको कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति। अभी एक संख्या कैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप डिसाइड करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल माध्य का लेता हूँ, तो समांतर माध्य के अंदर यदि मैं बहुत सारे आपको 10 तक गिनती होती है, उसमें 1 से लेकर 10 तक आपको संख्याएं दे दूँ, वो संख्याएं क्या होती है, वो डाटा होती है। यदि मैं उनका आपको कह दूँ कि भाई इनका औसत निकालिए, औसत तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, तो मैं उनका औसत निकालने की बात करता हूँ, आप औसत निकाल दोगे। कितना औसत आएगा, n कॉस टू n प्लस का 1 10 11/2 55 आंसर आएगा। मतलब इनका जो औसत होगा वो 55 के आसपास आएगा। 55 क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो इनका जो औसत होगा वो आपके मतलब औसत आएगा, वो आपके मतलब एक संख्या औसत आएगी और वो सारे इस जो समूह का है वो रिप्रेजेंट करेगी कि मतलब जब हमें औसत निकालना तो वो सारे सारे समूह को रिप्रेजेंट कर देगी। उसी को कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हम इसमें माध्य का भी पढ़ेंगे, हम इसमें गुणोत्तर माध्य भी पढ़ेंगे, हम इसमें समांतर माध्य पढ़ेंगे, और जस्ट मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। फिर आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। वही बात होती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की जो विशेषता क्या होती है। माप तो मैंने डेफिनेशन में बता दी थी आपको। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है उनकी विशेषता क्या होती है। जिस प्रकार से हर चीज में विशेषता होती है, जैसे आप में भी वही वही मैं एग्जाम्पल लूँ, बेरोजगार हो तो बेरोजगारी की विशेषता है, तो वही विशेषता बेरोजगारी वाली नहीं, इसमें भी विशेषता होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये गणना करने के अंदर आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बहुत सारे डाटा दे दूं और ऐसे मतलब उनकी आप गणना भी नहीं कर पाओ, तो उस केंद्रीय केंद्रीय प्रवृत्ति के वो माध्य माध्य बोल दो, उसको बोल दो एक ही बात है, वो आदर्श आदर्श माध्य के अंदर नहीं नहीं गिना जाएगा। आदर्श माध्य मतलब माध्य होते, आदर्श का मतलब होता है उत्तम। जैसे राम पुरुषोत्तम है, जैसे हम तो बाकी तो नहीं, कमी नहीं है ही। दुनियादारी कमी नहीं तो होती है कि भाई आप स्वार्थी होती है, राम आदर्श थे। तो वैसे ही मतलब आदर्श माध्य की विशेषता होती है कि समझने में गणना करने के अंदर आसान होना चाहिए। जिसकी गणना कठिन हो उसको उस डाटा को हम आदर्श माध्य के अंदर ले भी नहीं सकते।
दूसरा होता है स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, नाम से पता चलता है स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। जैसे आप बेरोजगार, यदि ये सब तैयारी कर रहे हो और बेरोजगार हो तो आप स्पष्ट रूप से बेरोजगार के अंदर डिफाइंड हो। वो बंदे बेरोजगार के अंदर डिफाइंड नहीं है जिनके पास पहले से जॉब है और वो एएसओ की दे रहा है, तो वो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। वो यदि आदर्श बेरोजगारी की बात करो तो उनको आदर्श बेरोजगारी के अंदर उनको लिया नहीं जाता है। आदर्श आदर्श बेरोजगारी अंदर कौन लिया जाता है? जिसके पास मतलब बिल्कुल भी मतलब रोजगार नहीं हो और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, तो वो आदर्श बेरोजगार के अंदर आएगा। तो आदर्श बेरोजगार के अंदर इसी प्रकार से आदर्श माध्य की भी बात वही होती है, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। चरम मूल्य मतलब जो जैसे 1 से लेकर 10 तक आपके पास मैंने डाटा दे दिया और उनका मैंने माध्य निकाल दिया, ठीक, अच्छी बात है, जो भी माध्य आया। अब यदि मैं उसमें एक और डाटा जोड़ दूँ, सपोज करो कि मैं 11 जोड़ दिए इसके अंदर, 11 मतलब एक डाटा और ले लो, 11 लेते ही मतलब डाटा की मतलब माध्य बहुत सारा चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चरम मूल्य से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, मतलब जो लास्ट की जो वैल्यू होती है ना, उसको जो भी ऐड करते हैं या फिर 10 होती है, उनसे न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। प्रतिचयन उच्चावनों से क्या न्यूनतम प्रभावित होने का तात्पर्य है कि जो हमारे डाटा दे रखे 1 से लेकर 10 तक, यदि मैं 1 से लेकर 10 तक इन डाटा में से कोई भी 4 या 5 डाटा मैं चूज कर लूँ अपनी इच्छा से, प्रतिचयन का मतलब होता है चूज करना किसी भी संख्या को। जैसे आपके पास मतलब नोट होते हैं, तो चूज करना मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ नए नोट होते हैं और कुछ पुराने नोट्स हैं। आप दुकानदार कौन से नोट्स देते हो? जो पुराने होते हैं वो देते हो, क्योंकि आपने चूज किया उसको, सेम है, बिल्कुल भी सेम है, पर फिर भी आपने चूज कौन से करते हो? तो पुराने वो नोट्स देते हो, तो वो उसको कहा जाता है चूज करना। इसी प्रकार प्रतिचयन, चूज को भी बोला जाता है प्रतिचयन। प्रतिचयन उच्चावचों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं मतलब बहुत सारे डाटा मतलब जो 1 से 10 तक गिनते हैं मैंने 5 डाटा उठा लिया और उनका जो माध्य है वो मतलब कहीं जो पहले माध्य निकाला उनके आसपास में नहीं आ रहा है। सपोज करिए कि मैं 1 2 3 आपके पास गिनती है, 1 2 3 डिजिट है, आंकड़ा है, सपोज करिए मेरे पास 3 तक गिनती है और ये आंकड़ा है, और अब इनका मैं माध्य निकालना चाहूँ तो आपके पास माध्य आएगा 2 इनका। अब इनका माध्य 2 आ रहा है, तो अब यदि मैं कोई भी 2 संख्या को चूज करूंगा, 1 और 3 को चूज किया तो माध्य आ रहा है लगभग 2 ही आ रहा है, 1 और 2 को चूज किया तो माध्य लगभग 1 और 5 आ रहा है, मतलब 2 के आसपास ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं आ रहा है ना कि मतलब माध्य 6 या 7 हो गए, ऐसा नहीं आ रहा है। तो मतलब किसी भी संख्या को यदि मैं चूज कर रहा हूँ तो उनसे प्रतिशत उच्चावनों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। दूसरी बात होती है सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। जब हम माध्य निकालेंगे या फिर माध्य का निकालेंगे, वो सारे मूल्यों के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब 1 से लेकर 9 तक माध्य निकाल दिया और 10 को छोड़ दिया, 10 के ऊपर माध्य डिपेंड नहीं करेगा, तो वो भी जब ऐसा होता है तो वो आदर्श माध्य के अंदर उसको काउंट नहीं किया जाता है। बीज गणित विवेचन के लिए उपयुक्त होना चाहिए, मतलब हम उसमें कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं, उसके लिए भी मतलब सुविधा होनी चाहिए इसके अंदर, मतलब जोड़ने या घटाने की सुविधा होनी चाहिए। बीजगणित का मतलब होता है कि जोड़ना गुणा भाग करें तो उस डाटा के साथ, तो मतलब उसके लिए सुख सुविधा होनी चाहिए। उपयुक्त का मतलब यही होता है। गणित विवेचन से मतलब जैसे सपोज करो मैं आगे एग्जाम्पल आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे अभी किसी भी संख्याओं का माध्य 5 है, यदि मैं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो इस माध्य में क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे कि जो माध्य है वो 5 बढ़ गया, तो ये आगे की बात है। तो बीज गणित विवेचन मतलब उसमें जोड़ भाग गुणा भाग हो जाना चाहिए। फिर मैं आगे लिया हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की विधियां। इससे पहले मैं आपको आशा करता हूँ कि जो मैं ऊपर जो पॉइंट बोले हैं 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। समझने में गणना करने में आसान होना चाहिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, चरम मूल्य से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, प्रतिचयन उच्चावण से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, बीजगणित विवेचन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ये क्या है? ये आदर्श माध्य की विशेषता है। क्वेश्चन कैसा आएगा यहाँ से, इन जो विशेषताओं से क्वेश्चन कैसा आएगा? डायरेक्ट जो संगणक का एग्जाम होता है उसके अंदर ऐसे पूछ लिया जाता है आदर्श माध्य की निम्न में से विशेषता है, इनमें से कोई भी 3 विशेषता दे देगा और चौथा ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी, तो आपको सभी लगाना है। अधिकांश क्वेश्चन यही आता है, मतलब यही क्वेश्चन होता है। मतलब जो क्वेश्चन मैंने तो ऐसा का एग्जाम दिया तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, तो मतलब लास्ट फाइनल ईयर में मतलब फाइनल क्वेश्चन यही आता है कि मतलब आदर्श माध्य की गुण बताइए। इन्हीं 6 विशेषताओं में से मतलब 3 विशेषता पूछ ली जाएगी और एक विशेषता को अलग दे दी जाएगी, या फिर 3 अलग दे दी जाएगी, एक इनमें से दे दी जाएगी। तो ये रटा होना चाहिए, उनको रटना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? मैंने समझा दिया कि प्रतिजन उच्चावचन क्या है, सभी मूल्यों पर आधारित कैसे होता है, बीजगणित विवेचन कैसे होता है, क्रम मूल्यों से कैसे न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, स्पष्ट रूप से कैसे परिभाषित होना चाहिए, समझने और गणना करने के लिए आसान होना चाहिए, याद होने चाहिए। ये 6 पॉइंट बिल्कुल जब केंद्रीय प्रवृत्ति को माप स्टार्ट करते हैं तो ये 6 पॉइंट तो आपको मुक्त जबान होना चाहिए। दूसरा यहाँ से पूछा जाए केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, तो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा बताइए, कभी भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा केंद्रीय मतलब आदर्श माध्य की विशेषता क्या है,
केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब एक ऐसी संख्या जो बाकी पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है वो होती है केंद्रीय प्रवृत्ति। ऐसे बोल सकते हो नेता बोल सकते हो, इसको इसके गुण होते हैं वो नेता के लिए होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति को आप नेता भी बोल सकते हो, केंद्रीय प्रवृत्ति जो माप होते हैं उनको नेता बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है वो सारे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मतलब नेता के गुण हो गई, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का आप नेता बोल सकते हो। फिर आता है केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के गुण। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को देखो हम दो प्रकार से माप सकते हैं, एक होता है गणितीय माध्य, एक होता है स्थिति माध्य। दो प्रकार से माप लिया। गणितीय माध्य होता है मतलब तो सिर्फ गणना करने, मतलब उसको स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आपको मैं 1 से लेकर 10 तक गिनती को चाहे मैं एक जैसे लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख के फिर कह दूं तो माध्य निकालो, या फिर मैं आपको ऐसे कर दूं कि भाई 10 9 7 और 5 4 3 8 7, ये ऐसे संख्या को मतलब उल्ट पुल्ट कर दिया तो भी माध्य वही आएगा। मतलब माध्य के अंदर कोई भी परिवर्तन है। गणित के माध्य का मतलब वही होता है कि हम गणना कर सकते हैं परंतु उनको स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। और स्थिति माध्य का मतलब होता है कि जो उनकी जो रटे और सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस मतलब अनुक्रम, मतलब कैसे मतलब क्रम वाइज लिखे लिखे हुए, तो उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है स्थिति माध्य का। ये होता है इस माध्य के निकालेंगे हम इसमें बताएंगे कि पहले आरोही क्रम में एक रूम में जचाना मतलब इसको रखना चाहिए। और बहुलक का मतलब भी ऐसे होता है कि मतलब कौन कौन से ज्यादा बार आया हुआ है, स्थिति के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उसको कहा जाता है स्थिति माध्य। गणितीय माध्य होता है जो स्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो होता है गणितीय माध्य। जैसे गणितीय माध्य के अंदर में तीन तीन प्रकार से होते हैं, तीन होते हैं। एक समांतर माध्य होते हैं जिसको अर्थमेटिकल मीन्स कहा जाता है, और गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन्स कहा जाता है, और ऋणात्मक माध्य को हार्मोनिक मीन कहा जाता है, इसलिए इसको इंग्लिश में लिखा जाता है HM। जियोमेट्रिक मीन्स में GM लिखा जाता है और समांतर माध्य को AM लिखा जाता है। माध्यिका को मीडियन बोला जाता है और बहुलक को मोड बोला जाता है। हालांकि मैंने गणितीय माध्य के नीचे ये दो लिख के मैंने काट दिया क्योंकि जब मैं नोट्स बना रहा था तो मतलब मैंने गलती में ध्यान नहीं दिया की वजह से मैंने दो याद लिए, तो यहाँ से मैंने काटा हुआ है। यहाँ स्थिति माध्य के अंदर आता है माध्यिका और बहुलक। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य क्या है। तो आपके ऑप्शन आएगा गणितीय माध्य, ऑप्शन बी में आएगा स्थिति माध्य, ऑप्शन सी में आएगा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा गणितीय माध्य। फिर क्वेश्चन आएगा कि बहुलक एक है तो इसका आंसर होगा स्थिति माध्य। कैसे क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन के टाइम मैंने बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। आप बाकी मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आगे करवा दूंगा जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा। 35 36 या 40 लेक्चर में एक कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं इसके बाद में क्वेश्चन ही कराऊंगा सारे, ताकि आपकी रिवीजन होता रहे। एक बार के लिए नोट्स बनाने हैं और आपको इनको याद करना है सीधी सी बात। तो इसके अंदर जो मैं पढ़ूंगा वो आज केंद्रीय प्रवृत्ति माप गणितीय माध्य के अंदर भी एक टॉपिक समांतर माध्य ले रहा हूँ। समांतर माध्य क्या होता है, 10th के अंदर जो 10th के अंदर आपने मतलब समांतर माध्य पढ़ना है, आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको समांतर माध्य बिल्कुल भी अच्छी तरह से पता है। तो समांतर माध्य क्या होता है कि मतलब आपको बहुत सारे डिजिट दे दिया जाता है, तो उनका आपको डिजिट मतलब आंकड़े दे दिया जाता है, आपको उनको समांतर माध्य निकालना। आप क्या करोगे, आप उन सारे आंकड़ों को जोड़ दोगे और वो जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों की संख्या गिन के उसका भाग दे दोगे, उसके जो प्राप्त होता है उसको कहा जाता है समांतर माध्य। यही मैंने लैंग्वेज के अंदर लिखा है। क्या लिखा है कि वे मूल्य जो श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़ने के बाद उसमें उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है उसको समांतर माध्य कहा जाता है। और इस समांतर माध्य को x बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि कहीं पर x बार लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि समांतर माध्य ज्योमेट्रिक के अर्थमेटिकल मीन्स बोला जाता है समांतर माध्य को, तो इसको x बार का मतलब होता है समांतर माध्य AM इसको बोला जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि सभी मूल्यों का योग ऊपर लिखेंगे और मूल्यों कुल संख्या मतलब कितनी संख्या उसको नीचे लिख लेंगे। जैसे मेरे को 1 2 3 और 4 का मेरे को समांतर माध्य निकालना। सपोज करिए आपके पास एक उदाहरण लेता हूँ मैं, 1 2 3 और 4 का समांतर माध्य निकालना। आप क्या करोगे, 1 2 3 और 4 को जोड़ दोगे। जोड़ दो कितने बनेंगे, 3 3 6 10 हो गए। 10 के अंदर आपको संख्या कितनी का भाग देना, आपको संख्या देना 4 का भाग, क्योंकि 4 संख्या हो गई तो मतलब मूल्यों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 हो गई, तो मैं 4 का भाग देना। जो प्राप्त होगा अप्रोक्सीमेट 2.5 प्राप्त होगा तो वो इसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो समांतर माध्य आपको एग्जाम के अंदर देखो, एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछेगा कि इसका समांतर माध्य निकालिए। एग्जाम वाला इतना मतलब हलवे वाला क्वेश्चन आपको नहीं देगा कि आपको मतलब थाली में कुछ दे और खा लीजिए हलवा, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। हाँ, आपको ये जरूर पूछा जाएगा कि मतलब व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको नहीं पूछेगा। सॉरी, मतलब मैंने कहा था पूछेगा पर ये भी नहीं पूछेगा। मतलब समांतर माध्य क्वेश्चन ऐसा नहीं है। समांतर माध्य क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं अभी क्वेश्चन ले रखा हूँ इसके अंदर। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि आपके जो एक मतलब जो कहीं पर आपने पढ़ा होगा मतलब श्रेणियों के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। तो जो पहली जो श्रेणी होती है वो व्यक्तिगत श्रेणी, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर आपको खुले डाटा दे दिया जाएंगे। खुले डाटा कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने दे दिया और मैंने कह दिया समांतर माध्य निकाले, या फिर आपको कहा दिया जाएगा 100 101 102 103।
ये संख्या और इनकी समांतरमादी निकालिए, तो वो जो डाटा देते हैं उसको कहा जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। एक बार क्वेश्चन संगणक के अंदर आया था, आपको मतलब संगणक के अंदर क्या शायद पिछले एएसओ के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि आपको ऐसे डाटा डाटा दे दिया था x1 x2 x3 x4, ये श्रेणी है। आपको ये श्रेणी पता होना चाहिए कि ये श्रेणी कौन सी, ये श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी, क्योंकि इसके अंदर सीधी सी बात है डाटा डाटा दे रखा है, आपको खुले डाटा दे रखा है, तो वो खुले डाटा किसको कहा जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। अच्छा, खंडित व्यक्तिगत श्रेणी से खंडित श्रेणी कैसे बनती है, यदि वही डाटा यदि 2-3 बार रिपीट हो जाए तो हम उसको आवर्ती कहते हैं या फिर बारंबारता कहते हैं। बारंबारता मैंने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया बारंबारता क्या होगी। उस बारंबारता उस आंकड़े के आगे निकले थे। वही एग्जाम्पल मैं वापस दोहराता हूँ, जैसे सपोज करिए कि आपके एक गली के अंदर आपके रमेश, सुरेश और मुकेश नाम के 10 बच्चे हैं, 3 नाम के 10 बच्चे हैं। तो आपके सपोज करो कि रमेश नाम के 3 है, तो आप क्या करोगे, रमेश x1 की जगह क्या लिखोगे, रमेश लिखोगे, और एफ के अंदर जो आगे जो f1 है उसकी जगह लिखोगे 3। तो मतलब होता है रमेश 3 बार आ चुका है, मतलब इस श्रेणी के अंदर x1 इक्वल टू f1 है, मतलब x1 में जो f1 बार आ चुका है। इसी प्रकार से आपकी सुरेश नाम है, वो सपोज करो 2 बार है, तो मैं x2 की जगह सुरेश लिखूंगा और f2 की जगह मैं 2 लिखूंगा, मतलब सुरेश है जो इस गली में 2 बार है, वही हो गई। उसको कहा जाता है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी के अंदर समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, तो x को f से मल्टीपल करके जो योग आएगा उस योग को ऊपर लिखेंगे, और जो f जो बारंबार था उस सारी f को मैं ऐड कर दूंगा और उसके नीचे में भाग डिवाइड कर दूंगा, उसी को उससे जो प्राप्त होगा उसको समांतर माध्य कहा जाता है। तो ये f1 f2 f3 है क्या, ये ऊपर वाली व्यक्तिगत श्रेणी तो होगी, इसके अंदर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सारे अलग अलग। सपोज करो कि मैं x1 x2 वापस x3 की जगह यदि मैं x1 ले लूँ, मतलब इसको खोलूंगा तो एक व्यक्तिगत श्रेणी बनेगी। x1 को कितनी बार लिखना है, f1 बार लिखना है, तो अब ये एक्चुअली बन क्या गई, व्यक्तिगत श्रेणी बन गई। इसी प्रकार से मैं आपको सतत सतत श्रेणी, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था सतत श्रेणी क्या होती है। इसको कहा जाता है कि मतलब अपवर्ती श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊपरी सीमा इस वर्ग के अंदर है नहीं, दिख रही है पर इसके अंदर है नहीं। तो सतत श्रेणी होगी, मैंने कहा कि अपवर्ती श्रेणी आपके पास में सतत श्रेणी होती है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि अपवर्ती श्रेणी क्या होती है, तो सतत श्रेणी होती है। ये मैंने श्रेणियों के अंदर पढ़ा चुका हूँ मैंने पीछे। जो सतत श्रेणी के अंदर आपको यदि ऐसी सीरीज कहीं पर दिखी जाए, तो एक ऐसी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो इसका जो समांतर माध्य निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, 0 और 10 का पहले मैं मिडल और मतलब मिड पॉइंट लूंगा। 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या होगा, 15 होगा। 10 और 20 का मैं यदि एवरेज निकालूंगा, मतलब 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या होगा, 15 होगा। 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो 25 होगा। 30 और 40 का मिड पॉइंट क्या होगा, 35 होगा। तो मैं मिडिल एक्स निकाल दिया, इसके अंदर जो मैंने मिड एक्स निकाला वो 5, 15, 25 और 35 निकाला है। फिर वही सिलसिला जो मैं एक ऊपर वाले सीरीज के अंदर एक्स बन गया, एफ मेरे पास है ही, एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स के अंदर वही मैं मल्टीपल करूंगा, तो वही एफ एक्स का योग करूंगा और वही एफ का सारों का योग करके मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मीन्स है वैसे कर दूंगा। फिर आता है समांतर माध्य के गुणधर्म, जो कि इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ना जाने कितनी बार पूछा गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति से यदि क्वेश्चन बनेगा तो ये सीधी सीधी लाइन बनेगी, समांतर माध्य से लिए गई विचलनों का योग शून्य होता है। समांतर माध्य से लिए गई विचलनों का योग शून्य होता है, इसीलिए लाइन आपके दिमाग की स्क्रीन के ऊपर छप जानी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब आपके पास सपोज करो कि आपके पास संख्या दे दी मैंने, 1 से लेकर 10 तक संख्या दे दी, और इनका मैंने ले लिया आपके पास माध्य। तो इनका सपोज करो कि आपको मानना है कि 1 से लेकर 10 तक लिया और उनका जो माध्य आया वो 15 आया। अब इस 15 को मैं सारों में से घटा दिया। सारों में से घटाने का मतलब क्या होता है कि मतलब मैंने 1 में से 15 घटा लिया, 2 में से 15 घटा लिया, 3 में से 15 घटा लिया, 4 में से 15 घटा लिया, 5 में से 15 घटा लिया, 6 में से 15 घटा लिया, 8 में से 15 घटा लिया, 9 में से 15 घटा लिया, में से 15 घटा लिया। फिर घटाने के बाद यदि मैं इनका योग करूंगा तो वो योग आएगा आपका 0। इसका मतलब इस लाइन मतलब ये होता है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। आपकी स्क्रीन पर चलना चाहिए, समांतर माध्य में रहे या ना रहे। ये लाइन एएसओ के एग्जाम के लिए ये लाइन फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी बहुत बार पूछी जाती है आदि से लिए। दूसरी लाइन मैंने यही लिखी है, समांतर माध्यों से लिए गई विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। तो मैं मतलब 1 से 15 घटाया, 2 से 15 घटाया, जो एग्जाम्पल लिया था ना उसके अंदर उनका यदि मैं स्क्वायर कर दूं सारों का घटाने के बाद, सपोज करो 1 से 15 घटाया तो -14 बचा, तो उनका जो स्क्वायर किया तो वो 14 का स्क्वायर मतलब 196 हो गया। इन सारों को इस प्रकार से मैं स्क्वायर कर करके यदि मैं ऐड कर दूंगा तो वो होता है न्यूनतम। ये दोनों आपको मुक्त जबान याद होना चाहिए कि समांतर माध्य के गुण क्या होते हैं। सबसे पहला गुण ये आता है कि इनके विचलनों का योग, दूसरा ये होता है कि इनके विचलनों से लिए गई वर्गों का योग होता है वो न्यूनतम होता है। ये 2 पॉइंट आप मुक्त जबान।
फिर मैं आपको इस जो पहले गुण है उसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिया हूँ, समीशन, इसको जो जैसे ये तिरछा जो डब्ल्यू बन रखा है उसको कहा जाता है समीशन। समीशन कोष्टक में x माइनस का 7 कोष्टक में इक्वल टू 0 लिख गया, मतलब x में से यदि मैं प्रत्येक x में से यदि मैं 7 घटाता जाऊँ तो 0 x बार, मतलब वही x बार का मतलब आंतरिक क्या होगा, इस पूरी लाइन का होता है समीशन x माइनस 7 इक्वल टू 0, देन x बार समांतर माध्य, x बार का मतलब समांतर माध्य क्या होगा, उसका आंसर आएगा 7। सीधा आपको मैंने फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स सेवन, एक्स बार पर एक्स बार की जगह क्या है 7, तो एक्स बार क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये तो फॉर्मूले से हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसा ही सेम समीशन, समीशन का मतलब होता है वही जो योग करना है, कहाँ से लेके कहाँ करना है, 1 से लेके 20 तक। एक्स का मतलब होता है एक्स, x2 x3 डैश 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 x 20 तक आपके पास ऐसे डाटा है। उनमें से यदि मैं प्रत्येक में से 8 घटाता जाऊँ, मेरे पीछे जो बचते हैं वो बचते हैं 24। यदि इन 24 है तो वही x बार, वही समांतर माध्य क्या होगा, तो उत्तर मैंने देखो एक बार के लिए मैंने ये बता दिया कि उत्तर ऐसे लिखा जाता है। शॉर्टकट ट्रिक ये होती है कि आपके पास जो एक्स बार होता है, एक्स बार 8 है तो 8 के अंदर मेरे को तो इस तरफ जो इक्वल के राइट हैंड साइड के अंदर बचते हैं 24, 24 के अंदर मेरे को कितनी बार हुआ है 20 बार हुआ, तो 20 का भाग। ये तो होगी शॉर्टकट ट्रिक, पर ये शॉर्टकट ट्रिक आपके कैसे आई ये बता देता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ गया ना, मतलब एक्स बार कितना 8 है तो मैं 8 लिख लिया, प्लस लिख लिया, आगे जो इक्वल के जो इस तरफ राइट हैंड साइड में 24 है, 24 को ऊपर लिखा और कितनी बार जो यहाँ पर जो ये कितनी बार हुआ, ये 20 बार हुआ, तो मैं 20 से डिवाइड कर दिया, 9.2 आ गया। कैसे हुआ ये बताता हूँ मैं। आप जानते हो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि x1 प्लस एक्स प्लस डैश डैश एक्स 20 एक्स 20 तक, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है ये जो कर्सर फिर रहा है उसको देखो, जो ये 20 है ना, इस 20 तक ही मेरे को x1 जो 20 तक है, नीचे मैंने 20 से डिवाइड कर दिया क्योंकि समांतर माध्य ऐसे ही निकालूंगा। फिर मैंने इस 20 को इधर एक्स बार की तरफ मल्टीपल कर दिया, गुणा कर दिया, तो 20 इंटू एक्स बार ले लिया। इन x1 प्लस x2 प्लस एक्स 20 तक का योग कितना हो गया 20 इंटू एक्स बार। अब हमारे को दिया हुआ क्या है कि समीशन 1 से लेके 20 तक x माइनस का 8 है इक्वल टू 24 दे रखा है, तो मैं इस समीशन है इसको खोलूंगा कैसे, x1 माइनस 8 प्लस x2 माइनस 8 प्लस डैश डैश x 20 माइनस इक्वल टू 24। ये हमारे को दे रखा है, मैंने इस समेशन खोल के मैंने x1 प्लस x2 इनको सारा अलग कर लिया, और जो माइनस का 8 8 8 इनको मैंने जोड़ लिया, तो जोड़ूंगा तो वही वही 160 बनेगा। इसको 8 इंटू मैंने मल्टीपल कर लिया 20 इक्वल टू 24 लिख लिया, वही x1 प्लस x2 प्लस x 20 इक्वल टू 24 प्लस 8 इंटू मैंने 20 कर दिया। फिर मैं इनका मेरे को योग तो पता चल गया, यही ऊपर वाले फॉर्मूले में आओ एक्स बार में इनका ऊपर वाला योग मेरे को पता चल गया, योग कितना है 24 प्लस 8 इंटू 20, तो यही मैंने योग यहाँ पर लिख दिया, 24 प्लस 8 इंटू 20, तो 20 से 20 कट हो गए तो आगे 8 और 24 बाई डिवाइडेड 20 हो गए। ये कैसे आया ये तो आपको पता चल गया, पर डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर यही देना है। ऐसा क्वेश्चन आया तो उसके अंदर 8 प्लस जो इक्वल बचे हैं उसको 24 और कितनी बार हुआ है 20 बार, तो 20 से डिवाइड कर दिया और जो फिर मैंने इसी को मैंने जो ये क्वेश्चन है इसी को मैंने हिंदी के अंदर लिख दिया। किसी श्रेणी के 5 मूल्यों में से कितनी बार हुए, कितने मूल्य हैं 5 मूल्य, ठीक है, भाग किसका देना है 5 का देना, कितने घटाने हैं 15 घटाने, 15 क्या है एक्स बार हो गए, एक्स पर कितना बचा 27 बचा। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो एक्स माइनस का 8 की जगह मैं क्या लिखूंगा 15 लिखूंगा, तो 20 है वहां पर कितने लिखूंगा 5 लिखूंगा। एक्स माइनस 8 की जगह मैं 15 लिखूंगा, और जो 20 है वहां पर मैं लिखूंगा 5, और जो यहाँ पर ये 24 है वहां पर मैं लिखूंगा 27। इसी को मैंने हिंदी में ट्रांसफर किया, क्वेश्चन अलग हो गया, सेम टू सेम हिंदी में लिख दिया। श्रेणी का मीन्स क्या होगा, वही मैंने बताया कि जो एक्स में से घट रहा है उसमें कितने जोड़ने हैं, जो इक्वल बचे हैं, इक्वल कितने बचे 27, और कितने मूल्य है 5, तो मैंने डिवाइड कर दिया। वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अब की बार यहाँ पर घटाने पर शेष पर -12 बचता है, भले ही बच्चों ना -12 हुआ तो क्या हुआ, हमने वैसे ही जोड़ना है, प्लस कोष्टक लगे -12/5 कर लिया, एक वैसे डाटा बच गए। एक जो मैंने दूसरा गुणधर्म बताया उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया, यदि किसी श्रेणी का x इक्वल टू 8, मतलब x बार का मतलब 8 होता है कि समांतर माध्य, यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य 8 है तथा माध्य का जिसको हम m से डिफाइंड करते हैं इक्वल टू 6 है, डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित करते हैं, माध्य का m इक्वल टू 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है।
ये चीज हमने स्पष्ट रूप से पढ़ी है कि समांतर माध्यमों से लिए गए वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। यदि नीचे वाली संख्या या फिर आपके नीचे वाली संख्या या तो न्यूनतम हो तब एक से ज्यादा हो जाता है, या फिर ऊपर का जो अंश होता है यदि वो अंश एक से कम हो, यदि वो अंश एक से कम हो तो जो आंसर आएगा उसके अंदर किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे वो हमेशा एक से कम ही आएगा। इसके अंदर देखो हमने ये एक्स माइनस का 8 लिखा है और इसका स्क्वायर कहते हैं, ये दूसरा गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म खुद क्या कहता है कि समांतर माध्यम से लिए गए वर्गों का योग न्यूनतम होता है। तो समीशन एक्स माइनस 8 का स्क्वायर ये क्या है, ये न्यूनतम है। अब चाहे हर के अंदर मैं किसी का भी भाग दूं वो हमेशा एक से कम ही आएगा। आप भी सपोज करो कि 4 के अंदर 5 का भाग दोगे तो कैसे कैसे बनेगा, कम बनेगा ना। हमारे को भी मालूम है कि 4 के अंदर 5 का भाग दूंगा तो एक से कम आएगा। वैसे ही जो एक्स माइनस का 8 है इसको आप ऐसे समझो कि ये 4 है, और जो एक्स माइनस 6 है वो 5 है। ये 4 क्यों है कि ये सबसे न्यूनतम न्यूनतम यही होता है। ये समांतर माध्यम से यदि मैं विचलनों का योग का वर्ग करूंगा तो वो सबसे न्यूनतम आएगा। नीचे जो मैंने अपोन में जो बट्टा में जो लिया है वो एक्स माइनस 6 ये बाध्यिका से है, ये समांतर माध्य से नहीं है। समांतर माध्य 8 है तो 8 वाला सबसे न्यूनतम होगा। तो इस प्रकार से मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। ये देखो आगे मैंने इसी को मैंने थ्योरेटिकल के अंदर मैंने लिख लिया है। यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य एक्स बार है तथा माध्य का एम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि x माइनस का x बार ये सबसे न्यूनतम होता है। x माइनस का x बार का जो वर्ग होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। जब अंश ही न्यूनतम है चाहे हर चाहे कितना भी हो मतलब वो एक से क्या होगा कम होगा। इसका क्या क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो गया ए। फिर मैं आपको समांतर माध्य के गुण बता देता हूँ। गुण से पहले मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ कि आपने मैंने दो इंपॉर्टेंट गुणधर्म बताए थे। एक जो समांतर माध्य से लिए गए वर्गों का योग न्यूनतम होता है, दूसरा जो मैंने गुणधर्म बताया वो लिया समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। शून्य शून्य के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो जो मैंने 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, और उसी के अंदर मैंने ये जो थ्योरेटिकल वाले को मैंने विस्तार से बता दिया है। ये कि भाई ये जो 24/20 + 8 ये कैसे आई ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया, समझा के बता दिया। एक बार इन नोट्स को लिखोगे, मेरी आवाज़ सुन ली, फिर आपको एक बार बैठ समझना पड़ेगा कि वो क्या लिखा रहा है। वो आपको समझना पड़ेगा क्या है कि जो हो सकता है कि मेरे को समझ में आया हुआ है सारा का सारा, हो सकता है कि आपको मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आए। तो एक बार नोट्स लिख के, इसलिए मैं थोड़े थोड़े नोट्स पढ़ा रहा हूँ। लिख के बैठ के समझ के पढ़ना। वैकेंसी आई है तो ऐसा छोड़ना तो है नहीं इसको। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम तो जाने जाने देंगे, चाहे भले ही एग्जाम अगले साल हो, पर थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। फिर मैं लेता हूँ समांतर माध्य के गुण क्या होता है। समांतर माध्य सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। समांतर माध्य गुण क्या होता है, सभी मूल्य वही जो आदर्श माध्य के गुण है वो बहुत गुण इसके अंदर होंगे ही होंगे। तो वही गुण मैं वापस लिखूंगा, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, बीजगणित विवेचन संभव होना चाहिए, प्रतिचय उच्चावच से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, गणना करने में आसान होनी चाहिए। समांतर माध्य के दोष के चरम मूल्यों से अधिकतम प्रभावित होता है। सपोज करो कि मैं भी आपके पास मतलब 1 से लेकर 5 तक गिनती दूँ और उनको कह दूँ कि माध्य निकाल, तो आपने माध्य मतलब 1 से लेकर 5 तक आप माध्य निकालोगे कितना आएगा, 10 और 5 15, 15 का यदि माध्य निकालूंगा मेरे पास माध्य 3 आ जाए। अब यदि मैं इसमें 6 जोड़ दिया तो मेरे पास माध्य में क्या होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा परिवर्तन। अब इसमें 6 जोड़ोगे कितना होगा, 21 आ गया। 21 आने से माध्य कितना हो गया, 7 हो गया। शायद अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास चले जाते हैं। तो कहाँ 5 और कहाँ 7, मतलब माध्य मतलब चरम मूल्यों से अधिकतम प्रभावित हुआ ना, इस प्रकार से। खुले वर्ग वाली श्रेणी ओपन एंड क्लोपन सीरीज किसे कहा जाता है, वो मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको कि ओपन एंड क्लोपन मतलब जिसके सारे सिरे खुले हो, खुले वर्ग वाली श्रेणी कहा जाता है। बिंदु रेखा की विधि या चित्रों के द्वारा एक्स बार की गणना नहीं कर सकते। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही पूछना है कि बिंदु रेखा की विधि या चित्रों के द्वारा हम एक्स बार, हमने चित्रों के द्वारा बहुलक की गणना की थी। बहुलक की गणना किसके द्वारा, आयतीय आयती चित्र, आवर्ती आयती चित्र के द्वारा बहुलक गणना की थी। और यदि कोजाइन मुकर के द्वारा हमने माध्यिका गणना की थी। कहीं पिछले दो चित्रों के अंदर तो हमने एक्स बार के द्वारा गणना पड़ी कि हमने कि भाई हम इससे एक्स बार निकाल सकते हैं, वो तो हमने एक्स बार नहीं पढ़ा था। फिर मैं आपको एक और नोट्स निकाल देता हूँ कि समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप है। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का केंद्रीय प्रवृत्ति जो पूरा टॉपिक है इसके अंदर माध्य का बहुलक गुणोत्तर माध्य प्राथमिक माध्य आएगा। उसके अंदर जो सबसे जो आदर्श होता है वो कौन सा होता है, वो समांतर माध्य होता है। आदर्श है तो जो आदर्श होता है उसका बार बार नाम लिया जाता है। जैसे राम आदर्श है तो क्या होता है, उसका राम का बार बार नाम लेते हैं, सुबह उठते हैं तो कहते हैं राम राम। ऐसे कल्चर के अंदर है ना हमारे राम राम करना। तो ऐसे समांतर माध्य भी यदि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आदर्श माप है।
फिर मैं आपको समांतर माध्य प्राप्त करने की कल्पित माध्य की विधियां बता देता हूँ। ये कहीं पर भी इस एग्जाम के अंदर आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। हाँ, ये फॉर्मूले भी नहीं पूछेगा, मैं यहाँ तक मानता हूँ इस फॉर्मूले भी आज तक नहीं आए, पर इनसे कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाता है। 0.1% चांस होता है कि कभी कभी आपकी किस्मत खराब होगी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे फॉर्मूले याद होता आप कर लोगे, फॉर्मूले के अनुसार ही वो देगा। मतलब जैसे एक की जगह वो दे देगा 15 प्लस समीशन x माइनस 15 अपॉन में 20 दे दिया, पूछ लेगा कि इसका समांतर माध्य क्या है, या फिर कल्पित माध्य क्या था, आप एक की जगह क्या कर दोगे, अच्छा ए दे रखा है तो कल्पित माध्य कितना हो गया, 15 हो गया। आप ऐसे मतलब जो एग्जाम्पल दोगे उस एग्जाम्पल इस फॉर्मूले के आधार पर सेट करेगा। लास्ट आपके एग्जाम की जो कैपेसिटी है वो हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, वो यहाँ से पूछ सकता है। इस टॉपिक से हार्ड क्वेश्चन पूछने के लिए उसके माइंड सटका हुआ है तो हार्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। वो ऐसे लिख देगा कि भाई 15 प्लस समीशन x माइनस 15 अपॉन में 20 दे दिया, तो इसका माध्य बताइए, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दोगे कि इसका तो कल्पित माध्य है। इसको जो कल्पित माध्य क्या था, आप बोल दोगे कि मतलब हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस समीशन x माइनस a अपॉन n, तो इसका कल्पित माध्य क्या है, a है। इसी पर खंडित श्रेणी के अंदर क्या होगा, वो एफ डी आपको मल्टीपल करना मैंने बताया था ऊपर, तो अभी इसी के अंदर सतत श्रेणी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आई आपको वर्गांतर से गुणा कर दूंगा, जो खंडित श्रेणी उसी के अंदर। फिर में एक आपके पास जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र ये आपके पास याद होने चाहिए। हालांकि याद देखो, जो मैथ से नहीं है, जो स्टेटिस्टिक्स से नहीं है, बाकी इकोनॉमिक और एमकॉम वाले जो बच्चे हैं उनको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। एन से लेके 1 से लेके एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो एन कॉन्स्टेंट एन प्लस 1/2। इसका मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है अंतिम संख्या, और 1 का मतलब होता है प्रथम संख्या, मतलब लास्ट संख्या कोष्टक लगा के अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या का अपॉन में डिवाइडेड 2 से कर दूंगा मैं, तो वो जो योग आ जाएगा। 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का ये जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको रटना नहीं सकता, सीधे से फॉर्मूले रटना पड़ेगा। जैसे देखो, आपके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो प्रथम n समांतर माध्य मतलब 1 से लेके n तक आपके पास प्राकृतिक संख्या होगी 1 2 3 4 5 6। अब ये n कितने हो सकते, कितने भी हो सकते हैं। सपोज मेरे पास n नहीं हो, n को मैंने n नंबर नाम दे दिया आपको, मतलब n को 50 दे दो। सपोज नंबर 1 से लेकर 50 तक, फिर इसका समाधान माध्य निकालना, आप क्या करोगे, 1 से लेकर पहली बात हाँ और रिविजन कर देते हैं, 1 से लेकर 50 तक ये कौन से श्रेणी के अंदर आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं आपके पास व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, क्योंकि आप खुला डाटा दे रखा है और सारे के सारे अलग अलग है, तो क्या करोगे, व्यक्तिगत श्रेणी है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो डाटा होगा माध्य कैसे निकाले, तो मैंने पीछे बता दिया था। ये सारों को जोड़ लिया और अपॉन के अंदर मैंने उस संख्या का भाग दे दिया। जैसे 1 से लेकर 50 तक मैंने जोड़ लिया और नीचे 50 संख्या है तो 50 का मैंने भाग दे दिया। वैसे ये ऐसे मैंने क्या किया कि 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस n तक मैंने लिख लिया। ये जो प्रश्न ढूंढा वहां पर देखो 1 + 2 + डैश डैश n तक, और अपॉन में मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो इक्वल आएगा वो 1 से लेकर n तक मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, n कॉस्ट n प्लस कर अपॉन में 2, और जो n वाला नीचे वाला n से n कट जाएगा n प्लस 1। इस फॉर्मूला का मतलब होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को यदि मैं 2 से भाग दे दूंगा तो मुझे उस संख्या का लगातार जो संख्या होती है उसका समाधान माध्य मिल जाएगा। जैसे कैसे, एक मैंने क्वेश्चन ले लिया 7 14 21 28 इक्वल डैश 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 7000 तक मेरे को समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य फॉर्मूला मैं जानता हूँ, प्रथम संख्या कितनी है 7, अंतिम संख्या कितनी है 7000, दोनों को जोड़ा और भाग किसे दे दिया 2 से भाग दे, जो भी प्राप्त होगा वो मेरे समांतर माध्य मिल जाएगा। अब देखो n एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, n से लेके 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग निकालना, तो वर्गों का योग निकालना है तो ऊपर मैंने वर्गों का योग लिख लिया, नीचे आप हम n लिख दें, और जो वर्गों का योग का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया n + n + 1 + 2n + 1 अपॉन 6, तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिख इनको आपको रब में करना पड़ेगा। ये मैं नोट्स में ऐसे बोल देता हूँ, नोट्स में मेरे क्या है कि मेरा पढ़ना हुआ है इसलिए मैं फटाफट बोल देता हूँ। आपको इसको लिखोगे करोगे तो आपको 1.5 घंटा लग जाएगा, समझोगे तब तक ये लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाएगा, आप समझोगे तब तक। तो ये फॉर्मूला हो गया n + 1 2n + 1 अपॉन 6। सेम टू सेम 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग, तो n की जगह कितना लिख दूंगा, 10 तक है तो 10 लिख दूंगा, फॉर्मूला में सेट कर दूंगा। प्रथम 2n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, मैं मालूम प्रथम 2n प्राकृतिक संख्या का माध्य कैसे लिखते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटाना की 2 भाग दे दूंगा। 1 से लेकर देखो ये क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास मतलब वेटेज ना लेके मतलब एफ ना लेके आपको डब्ल्यू ले लिया। क्वेश्चन पढ़ो पहले, 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं का भारित समांतर माध्य क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या का भार संगत संख्या के बराबर हो। 1 से लेके n तक मेरे प्राकृतिक संख्याओं का भारित माध्य मतलब भारित समांतर माध्य निकालना है, और दे रखा है कि इनका जो भार है वो संख्या के बराबर है। तो 1 से लेके n तक, x की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 से लेके n तक, और जो w है उसकी जगह इसका भार क्या दे रखा है
प्रत्येक संख्या के बाहर संगत संख्या बराबर है, एक के बराबर एक है, दो के बराबर दो है, तीन के बराबर तीन है, एन के बराबर एन इसको बाहर दे रखा है। तो वो डब्ल्यू की जगह एफ लिख लो, आपको एफ लिख लिया तो एफ से आप समांतर कैसे निकाल सकते हो। मैंने बताया था कि आपके पास जब खंडित श्रेणी होती है तो आपको कैसे समांतर निकालना है। तो समीशन एक्स डब्ल्यू की जगह एफ लिख लिया और समीशन डब्ल्यू की जगह एफ लिख लिया। तो एक्स डब्ल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीपल करूंगा, एक को एक से गुणा किया तो एक का स्क्वायर हो गया, दो को दो से मल्टीपल किया दो का स्क्वायर हो गया, डैश डैश एन को एन से मल्टीपल किया तो एन का स्क्वायर हो गया। अब इनका मैं योग करूंगा, ये देखो ऊपर मैंने योग कर दिया और नीचे मेरे पास कितनी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को सारों का योग करना पड़ेगा। तो समीशन एफ हो गया या समीशन डब्ल्यू बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पर डब्ल्यू रहता है, वहां पर खंडित श्रेणी के अंदर एफ होता है, एक से लेकर एन तक ले लिया। फिर वही मैंने फॉर्मूले लगा दी, ऊपर वाले वर्ग वाले फॉर्मूले आपको मैंने ऊपर लिखा चुका हूँ, एन कोष्टक एन प्लस का वन कोष्टक टू एन प्लस का 1/6 और नीचे वाले के अंदर मैंने जो वर्ग दे रखा है उसके अंदर मैंने संख्या के अंदर दे दिया एन कोष्टक एन प्लस का 1/2। जब मैं इसको काटूंगा तो ये कैलकुलेशन आप खुद को करनी पड़ेगी, मेरे रफ के अंदर लिख के। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था 2n प्लस का 1 = 3। और जिसको समझ में नहीं आया वो उस क्वेश्चन को रट लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक ये और मैंने जस्ट अगला वाला लिया जो एक से लेकर एन तक प्राकृतिक संख्याओं का भारित माध्य एक्स बार यदि प्रत्येक संख्या का भार संगत संख्या वर्ग के बराबर हो तो इसका समांतर माध्य क्या होगा। डायरेक्ट बात है 3/2 कोष्टक एन कोष्टक एन प्लस 1/2n प्लस 1। ये भी क्वेश्चन कहीं बार पूछा जा सकता है। ये दोनों को या तो एक तरीका सीधा सा रट लो। मेरे हिसाब से मैंने इसे समझाने में कोई कमी नहीं रखी है। समांतर माध्य मतलब मैंने किया कि समांतर माध्य जो आपने खंडित श्रेणी के अंदर जो मैंने किया है वो आपको बता दिया। खंडित श्रेणी के अंदर कैसे माध्य निकालना, समांतर माध्य खुद कैसे कहना है कि मतलब आपको आपके घर की पते के जैसे आपके मतलब ऑटोमेटिक रहते बाद उसके लिए भी आपको जन्म से लेके अब तक आप रोज घर जाते हो तब जाके आपके घर का पता याद रहता है कि आप आंखें बंद करके भी घर चले जाते हो, क्योंकि आपने बार बार रिविजन किया। तो वैसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये काम के नहीं है। ये फॉर्मूला सीधे बता देता हूँ, ये फॉर्मूले मैंने नोट्स में लिख लिए, मैंने आपको एक बार मेरे मुंह से बोल दिया। मतलब ये नहीं है कि आप खोपड़ी में घुस जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है इसका। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आपकी खोपड़ी में घुसे तब तक नहीं घुसेगा जब तक आप रफ कॉपी या पेन लेकर नहीं बैठो। इतने है समझाना मेरा काम है, एक बार समझा दिया बहुत है बस। फिर मैं आपके पास अब तक मैंने आपके पास सपोज करो कि मतलब अब तक तो मैंने समांतर माध्य पढ़ा, अब आपके पास एक श्रेणी का मतलब आपके पास जो एक डाटा उसी को समांतर डाटा पढ़ा। जैसे 1 से लेकर 50 तक गिनती दे दी, उसको समांतर माध्य आपने बड़ी अच्छे से निकाले क्योंकि मैंने फॉर्मूले बता दिए। अब ऐसे कह दूं कि मतलब सपोज करो कि आपको 1 से लेकर 50 तक समांतर माध्य सपोज करो 50 है, सपोज करो ना 50 है, और आपके लिए 700 से लेकर 800 तक आपको दूसरी गिनती और दे दी, उसका समांतर माध्य आपको कह दिया 750। तो दो श्रेणियां हो गई, एक तो 1 से लेकर 50 तक, एक हो गया 700 से लेकर 800 तक, वो अलग सीरीज हो गई। अब कहा जाए इन दोनों सीरीजों को मैंने मिक्सिंग कर दिया। अब मैंने कहा कि अब निकालो मेरे समांतर माध्य कितना होगा। क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन बन गया इसको कहा जाता है संयुक्त समांतर माध्य। जब दो सीरीज हो जाती है तो उसको संयुक्त समांतर माध्य कहा जाता है। इसी प्रकार 3 हो 4 कितनी भी हो, सारों का ट्रिक यही है। क्या ट्रिक है, n1 का मतलब होता है कि प्रथम श्रेणी के अंदर कितने पद है। जैसे 1 से लेकर 50 तक कितने पद हो गए, 50 पद हो गए, तो n1 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और x1 मतलब प्रथम श्रेणी के अंदर समांतर माध्य वो आएगा। तो प्रथम श्रेणी के अंदर 1 से लेकर 50 तक मैंने समांतर माध्य आपको सपोज करने का बोला, कितना बोला 50 बोला, तो x1 के अंदर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। प्लस n2 700 से लेकर 800 तक कितने कितने नंबर हो गए, 100 नंबर हो गए। n2 की जगह कितना 100 आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि x2 क्या है, दूसरी श्रेणी के समांतर माध्य, तो मैं आपको बताया 750 निकलोगे। नीचे दोनों श्रेणी के अंदर कितने आपके पास टर्म हो गए, n1 प्लस का n2। पहले के अंदर 50 है, दूसरे के अंदर 100 है, तो 150 हो गए। अब ये आपको संयुक्त समांतर माध्य का फॉर्मूला बना। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, दो श्रेणियां जिनमें क्रमश से 2n प्लस 3n पद है। पहले के अंदर कितने, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1 से लेकर 50, क्या है 50। दूसरी श्रेणी के अंदर 3n है, तो वहाँ पर मैंने जो इससे जस्ट पहले मैंने एग्जाम्पल लिया उसके अंदर 100, जिसके समाधान माध्य क्रम से 20। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसके अंदर 50 और 750 बताया था। तो ये जो मैंने क्वेश्चन ये तो रिटर्न के अंदर लिखा वो मैंने मौखिक रूप से समाधान माध्य क्या होगा, n1 कितना है 2n है, n2 कितना है 3n है, x1 बार मतलब प्रथम श्रेणी के समांतर माध्य, x2 बार इक्वल टू द्वितीय श्रेणी के समांतर माध्य। तो पहले का क्षेत्र है, दूसरे का बेस है, इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। अब आपको n1 और ये तो बाहर निकालना आना पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो आप रट कॉपी लो, उसके अंदर करना बैठो। ये कोई मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराता। ये जो लास्ट 5 लेक्चर या 6 लेक्चर ही आएंगे जो इस प्रकार से आएंगे, जहाँ पर आपको मैथ लगेगी कि हाँ हम मैथ पढ़ रहे हैं। बाकी ये है स्टेटिस्टिक, इतना लोड लेने की बात नहीं। बाकी जो स्टेटिक्स आएगी वो आपको रेक्टिफिकेशन करनी है।
रट्टो और निकलो, रट्टो और निकलो, सीधी बात यही है। इसके अंदर थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाली है, तो ध्यान रख के भी मैंने तो इतना लोड आपको नहीं पढ़ाया कि सर मैंने इतना इतना बहुत ज़्यादा पढ़ा। इसके अंदर मैंने सिर्फ इतना ही बताया समांतर। सबसे पहले तो मैंने बताया केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, समांतर माध्य बाद में बताया। सबसे पहले बताया केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, एक संख्या जो सारे समूह का रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये नेता हो गया। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है, नेता होता है जो सारे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। फिर मैंने कहा कि इस नेता के गुण क्या क्या है, मतलब ये नेता कब आदर्श आदर्श माध्य कहलाएगा, मतलब ये कब आदर्श कहलाएगा। एक तो मतलब केवल कुर्ते से पहन के नहीं हो जाएगा, एक तो मतलब उसकी नियति खराब हो वो आदर्श आदर्श नेता थोड़ा होता है। वैसे वैसे इसके इसके मैंने आपके गुण बताए, मतलब गणना करने में स्पष्ट होना चाहिए, परिभाषित स्पष्ट रूप से होना चाहिए, प्रतिशत ऊंचा बच्चों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। ऐसे मैंने इसके गुण बता दिए। फिर मैंने दो विधियां बताई आपको, गणितीय माध्य और समान स्थिति माध्य। एक पोजीशन से डिपेंड करता है, एक आपके पास मैथमेटिकल होता है, कैसे भी रखा पर उसका आंसर वही आएगा। फिर मैंने समाधान माध्य को मतलब किस प्रकार से अलग अलग श्रेणी में ज्ञात किया जाता है वो मैंने बताया। और फिर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखा दिए थे 1 से लेकर n तक, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इनके वर्गों का फॉर्मूला क्या होता है। फिर मैंने दो गुणधर्म जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समांतर माध्य से लिए गई विचलनों का योग शून्य होता है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। ये दोनों तो आपको रखना है। फिर मैंने समांतर माध्य बता दिया था, अभी तक इस लेक्चर में इतना ही बताया। समांतर माध्य कंप्लीट हो गया। इसमें समांतर माध्य इससे भी ज्यादा थोड़े गएगा एक शो के अंदर। तो एक शो के अंदर एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, समांतर माध्य के अंदर 5 जोड़ दिया जाए तो बताइए कि समांतर माध्य के अंदर कितना फर्क पड़ेगा। समांतर माध्य के अंदर वही समांतर माध्य प्लस टूट जाएगा। इतना जोड़ते हैं, इतना घटाते हैं, जितने से भाग देते हैं, जितने से गुणा करते हैं, समांतर माध्य भी उसी संख्या से गुणा भाग हो जाता है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज करिए कि आपके पास 1 से लेकर 5 तक नंबर दे दिया और उसका मैंने कहा समांतर माध्य 3 है। फिर मैंने कहा कि प्रत्येक नंबर को 6 से गुणा कर दिया, तो बताइए समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे 6 गुना हो जाएगा। जितना से गुना करोगे उतना उससे ही वो मल्टीपल हो जाएगा समांतर। ये है आज का लेक्चर। हम आगे लेक्चर में भी मिलेंगे इसी प्रकार से टाइम मिलाकर। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करते रहेंगे। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू। स्टार कीजिए और जो ये यूट्यूब पर टाइम का जो घंटा है ना वो बजा देना। धन्यवाद।